नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से डालें आज के हेडलाइंस पर नजर। पंजाब में सतलज नदी की रेत में मिली एक दुर्लभ धातु, नाम है टेंटलम। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है इसका व्यापक उपयोग। चीन ने बनाया दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड। स्पेस कमांड होगी हाइपरसोनिक हथियारों से लैस। चीन की अंतरिक्ष युद्ध में बढ़त बनाने की है कोशिश। और नासा करने वाला है अपनी तरह का पहला एक्सपेरिमेंट, नाम है वायुमंडलीय तरंग प्रयोग। मकसद है स्थलीय और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों का अध्ययन। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है। विशेषज्ञों के अनुसार टेंटलम की खोज न केवल पंजाब बल्कि भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस धातु का व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालकों में उपयोग किया जाता है। आइए समझते हैं टेंटलम क्या है, इसके गुण क्या हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। एक एक करके सभी पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेंटलम की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। टेंटलम एक दुर्लभ धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 73 है। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है तत्व के एक परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की संख्या। ये ग्रे कलर का होता है। यह भारी, बहुत कठोर होता है और आज उपयोग में आने वाली सबसे अधिक जंग प्रतिरोधी धातुओं में एक है। इसमें उच्च जंग प्रतिरोधक क्षमता होती है, क्योंकि हवा के संपर्क में आने पर यह एक ऑक्साइड परत बनाता है जिसे हटाना बेहद मुश्किल होता है। मतलब इसमें जंग नहीं लगती। प्योर टेंटलम लचीला होता है, जिसका मतलब है कि इसे पतले तार या धागे के रूप में ढाल सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार यह 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर रासायनिक हमले के प्रति लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है और केवल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या फ्लोराइड आयन और सल्फर ट्राइऑक्साइड के एसिडिक सॉल्यूशन ही इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। टेंटलम का गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है। टेंटलस के नाम के पीछे भी एक मजेदार कहानी है। इस दुर्लभ धातु का नाम ग्रीक पौराणिक व्यक्ति टेंटलस के नाम पर रखा गया है। टेंटलस अनातोलिया में एक शहर का अमीर लेकिन दुष्ट राजा था। टेंटलस को ज्यूस से मिली भयानक सजा के लिए जाना जाता है। टेंटलस ने देवताओं के साथ एक दावत में अपने बेटे को ही परोस दिया था। इस पर देवता नाराज हो गए और टेंटलस को पाताल लोक में भेज दिया गया। टेंटलस को दी गई सजा बड़ी अजीब थी। टेंटलस पाताल लोक में हमेशा पानी के एक तालाब में खड़ा रहता था और इसके सिर पर ताजे फलों के गुच्छे लटके रहते थे। जब भी ये पानी पीने की कोशिश करता था तो पानी कम हो जाता था, और जब भी वो फल तोड़ने की कोशिश करता, पेड़ की शाखाएं पीछे की ओर झुक जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का टेंटलम के नाम से क्या रिलेशन है। एक्चुअली यह नाम टेंटलम की एसिड में अघुलनशीलता के कारण रखा गया था। जैसा हमने पहले भी बताया, जब इसे एसिड के बीच में रखा जाता है तो यह एसिड के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता। चलिए अब जानते हैं कि टेंटलम के उपयोग क्या है। टेंटलम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। टेंटलम से बने कैपेसिटर किसी भी अन्य प्रकार के कैपेसिटर की तुलना में अधिक इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने में सक्षम होते हैं। इस कारण ये स्मार्टफोन, लैपटॉप और डिजिटल कैमरे जैसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बड़ी मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। चूंकि टेंटलम का गलनांक उच्च होता है, इसलिए इसे अक्सर प्लैटिनम के विकल्प के रूप में भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्लैटिनम अधिक महंगा होता है। इस दुर्लभ धातु का उपयोग रासायनिक संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, हवाई जहाजों और मिसाइलों के लिए घटक बनाने में भी किया जाता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार टेंटलम शारीरिक तरल पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसका उपयोग कृत्रिम जोड़ों के प्रत्यारोपण में सर्जिकल उपकरण बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही टेंटलम कार्बाइड TAC और ग्रेफाइट से बना मिश्रण दुनिया की सबसे कठोर सामग्रियों में से एक है और इसका उपयोग हाई स्पीड मशीन टूल्स में किया जाता है। चीन का जब भी जिक्र होता है तो हमारे सामने सीमा सुरक्षा और बड़े विदेशी व्यापार की तस्वीर ही घूमती है। भारत तो चीन के खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ है ही, लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने भी चीन की आक्रामकता के प्रति अपनी सुरक्षा चिंता जाहिर की है। ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के लिए चीन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, लेकिन चीन हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता भी है।
ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन की बढ़ती सामरिक महत्वाकांक्षाओं का पता चला है। दरअसल हांगकांग की एक न्यूज एजेंसी ने बताया है कि चीन ने कथित तौर पर खतरनाक हाइपरसोनिक हथियारों से लैस दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड बनाया है। जैसे भारतीय सेना में थल सेना, नौसेना और वायुसेना जैसी 3 शाखाएं हैं, वैसे ही चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी सेना में 5वीं शाखा जोड़ ली है। इस शाखा का नाम है नियर स्पेस कमांड। आसान भाषा में कहें तो यह चीन की अंतरिक्ष सेना है। हालांकि माना जा रहा है कि यह अभी भी विकास के चरण में है। फिलहाल चीन की सेना में 4 शाखाएं हैं, जो है थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स। आपको बता दें कि चीन का मानना है कि अंतरिक्ष ही दुनिया का अगला युद्ध क्षेत्र होगा और अंतरिक्ष ही भविष्य की लड़ाइयों के नतीजे निर्धारित कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चीन का नियर स्पेस कमांड या अंतरिक्ष सेना को बनाने का प्लान अपने प्रतिस्पर्धियों पर स्पष्ट बढ़त बनाने की एक कोशिश है। चलिए समझते हैं कि कैसे काम करेगी चीन की स्पेस कमांड। सबसे पहले ये जानिए कि चीन की स्पेस कमांड का सबसे बड़ा मकसद युद्ध की स्थिति में चीन को जीत दिलाने में मदद करना है। तो ये ऐसा कैसे करेगा? दरअसल अंतरिक्ष कमान निकट अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करेगी। नियर स्पेस का मतलब पृथ्वी की सतह से लगभग 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर ऊंचाई का क्षेत्र। जैसे सामान्य मिसाइल जमीन से या हवा से दागी जाती हैं, स्पेस कमांड 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर ऊंचाई तक से हाइपरसोनिक हथियार का हमला करेंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हवा विमानों के लिए बहुत पतली होती है और इसलिए सैन्य विमान यहाँ जाने से बचते हैं। लेकिन हाइपरसोनिक हथियार यहां से ध्वनि की गति से 5 गुना से भी अधिक गति से काम कर सकते हैं। अंतरिक्ष कमान सबसे पहले दुश्मन के रॉकेट प्रक्षेपण स्थलों को निशाना बनाएगी, जिससे चीन के नागरिक या सैन्य उपग्रह नेटवर्क पर एंटी सैटेलाइट मिसाइलें दागने की उनकी क्षमता समाप्त हो जाएगी। चीन के नियर स्पेस कमांड में आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं, जो दुश्मन देशों की महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों को निशाना बना सकती हैं। अंतरिक्ष कमांड में बड़ी संख्या में जासूसी गुब्बारे, सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन और अन्य सहायक उपकरण भी होंगे। इस स्पेस कमांड को महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमले करने के साथ साथ स्वचालित ड्रोन और जासूसी गुब्बारों के माध्यम से दुनिया भर में हाई एल्टीट्यूड पर निगरानी और जासूसी करने का काम भी सौंपा जाएगा। इस स्पेस कमांड की कार्यवाही की झलक पूरी दुनिया ने फरवरी में देखी थी, जब एक चीनी जासूसी गुब्बारा अमेरिका के अलास्का से अमेरिका के पूर्वी तट तक पहुंच गया था। युद्ध विशेषज्ञों का मानना है कि सुपर एडवांस्ड स्पेस कमांड एक दोधारी तलवार के रूप में कार्य करती है, जिसमें एक तरफ यह चीन को पृथ्वी पर किसी भी लक्ष्य को अजेय गति से मारने की क्षमता देती है, लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनयिक चुनौतियां भी पेश करती है। हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा अपनी तरह का पहला और एक नया प्रयोग करने वाला है। इस प्रयोग का नाम है वायुमंडलीय तरंग प्रयोग यानी AWE। चलिए समझते हैं कि AWE क्या है, इसका मकसद क्या है। देखिए, आज की मॉडर्न और स्मार्ट दुनिया का अस्तित्व नेविगेशन और कम्युनिकेशन पर टिका है। सीधे शब्दों में कहें तो बिना इंटरनेट के आज की स्मार्ट दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। स्मार्टफोन, स्मार्ट होम, स्मार्ट कार, ऑनलाइन पढ़ाई जैसी कई सर्विसेज बिना इंटरनेट के सब कुछ बेकार है। और इन्हीं नेविगेशन और कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाने के लिए सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज में तेजी से वृद्धि हो रही है। ये सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज अंतरिक्ष मौसम की स्थिति से काफी गहराई से जुड़ी होती है। इसका मतलब है कि अगर अंतरिक्ष मौसम अच्छा है तो सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज भी अच्छे से काम करेंगी। देखिए, अंतरिक्ष मौसम का मतलब है पृथ्वी के आसपास अंतरिक्ष की सिचुएशन। आपको बता दें कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों के आसपास का वातावरण लगातार सूर्य और इससे निकलने वाली सौर ज्वालाओं और अन्य सौर उत्सर्जन के प्रभाव में रहता है। जब सूर्य से होने वाले उत्सर्जन एक्सट्रीम होते हैं तो अंतरिक्ष का मौसम भी एक्सट्रीम होता है।
इस घटना का पृथ्वी पर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस और स्पेस बेस्ड स्टेशन आदि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अंतरिक्ष मौसम के स्वास्थ्य पर पूर्वानुमान और डेटा प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिशा में नासा ने वायुमंडलीय तरंगे प्रयोग यानी AWE की तैयारी की है। AWE अपनी तरह का पहला प्रयोगात्मक प्रयास है जिसका मकसद स्थलीय और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों का अध्ययन करना है। AWE को पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बाहरी हिस्से पर स्थापित किया जाएगा। यह पृथ्वी की निगरानी करेगा और पृथ्वी के रंगीन प्रकाश बैंडों को रिकॉर्ड करेगा। इन रंगीन प्रकाश बैंडों को आमतौर पर एयर ग्लो के रूप में जाना जाता है। आप कभी मॉल जाएंगे तो वहां कपड़ों की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल शॉप्स आपको देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए ज़ारा, H&M एटसेट्रा। अगर आप कभी इन दुकानों से कपड़े खरीदने जाएंगे तो आप ज़रूर इन कपड़ों के मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स देखेंगे। आप अधिकतर कपड़ों में मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ पाएंगे। चलिए इस सेगमेंट में हम बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की बात करते हैं और समझते हैं कि यह सेक्टर बांग्लादेश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और यह कैसे बांग्लादेश के राजनीति को प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट सेक्टर पूरी दुनिया में अपनी अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस के लिए मशहूर है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई विकसित देश जैसे अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन भी मेड इन बांग्लादेश कपड़ों का बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के बाद बांग्लादेश फास्ट फैशन या रेडीमेड गारमेंट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। ये इकलौता सेक्टर बांग्लादेश की निर्यात से होने वाली कुल आय का 85% हिस्सा प्रोवाइड करता है। इस सेक्टर की वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8% है। यह सेक्टर काफी बड़ा है और यह बांग्लादेश की सबसे बड़ी लेबर फोर्स में से एक है। इस सेक्टर में लगभग 44 लाख लोग काम करते हैं और वो भी बहुत कम सैलरी में। इस रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में लगभग 4000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट छोटे और मध्यम उद्यम यानी SME हैं, जो मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देती है। यह सेक्टर बांग्लादेश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि इस सेक्टर को देश की गरीबी में भारी कमी लाने का श्रेय दिया जाता है। बांग्लादेश में 1991 में 44.2% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे रहती थी और 2022 में सिर्फ 5% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। लेकिन पूरी दुनिया को कपड़े सप्लाई करने वाला और लाखों लोगों को रोजगार देने वाला बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट सेक्टर फिलहाल मुश्किल दिनों से गुजर रहा है और यह वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना का भविष्य भी तय कर सकता है। दरअसल पिछले 1 महीने से रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के श्रमिक अपने कानूनी रूप से अनिवार्य न्यूनतम वेतन को 3 गुना बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इन्हें 8000 बांग्लादेशी टका मिलता है। इस असंतोष का फायदा उठाते हुए देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने आम हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के इस्तीफे की और नए चुनाव कराने की मांग भी की गई है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के श्रमिक अभी क्यों विरोध कर रहे हैं। इसका जवाब है कि 2018 में बांग्लादेश के न्यूनतम वेतन बोर्ड ने फास्ट फैशन क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 8000 बांग्लादेशी टका का वेतन तय किया था। इस वेतन को हर 5 साल में संशोधित किया जाता है। 2023 में 5 साल पूरे हो गए हैं लेकिन वेतन अभी तक नहीं बढ़ा है। इसके साथ ही पिछले 4 वर्षों में बांग्लादेश में कोविड-19 महामारी के कारण भारी महंगाई हुई है और हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी अस्थिरता आ गई है। इस कारण बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के लिए भोजन और ईंधन जैसी आवश्यक चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। इस कारण से श्रमिक वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि शेख हसीना की सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन में 50% से अधिक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई थी, लेकिन श्रमिक संघों ने इसे खारिज कर दिया है। फिलहाल ये सिचुएशन शेख हसीना के लिए एक मुश्किल परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार इस साल अक्टूबर में 2021 में $48 बिलियन से आधे से अधिक घटकर $20 बिलियन से भी कम हो गया है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने विलासिता के वस्तुओं के आयात को रोकने जैसे सख्त कदम भी उठाए हैं, लेकिन आयात पर अंकुश से RMG क्षेत्र के कामकाज पर भी असर पड़ा है। बांग्लादेश में जनवरी में चुनाव होने वाले हैं और ये RMG सेक्टर बांग्लादेश की राजनीति को बड़े स्तर पर प्रभावित करने का मादा रखता है। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास।
संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। यह फोरम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन यूएसआई यानी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूएसआई की स्थापना 1870 में की गई थी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामलों पर शोध में विशेषज्ञता वाला देश का सबसे पुराना थिंक टैंक है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है। इसी क्रम में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस सदी के अंत तक दुनिया 3 डिग्री सेल्सियस तक और गर्म हो जाएगी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की। यह रिपोर्ट यूएनईपी की वार्षिक जलवायु वार्ता से पहले हर साल जारी की जाने वाली स्पॉटलाइट रिपोर्ट है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया पेरिस समझौते के लक्ष्यों से कहीं अधिक तापमान वृद्धि की ओर बढ़ रही है। चीन रणनीतिक रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रभाव को बढ़ा रहा है। इसी का हालिया प्रमाण है कि चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा, जिसे चीन श्रीलंका तक विस्तारित करना चाहता है, चीन इसके द्वारा दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को मजबूत करना चाहता है। फिलहाल भारत और भूटान दक्षिण एशिया के ऐसे देश हैं जो BRI और चीन की हालिया वैश्विक पहलों से बाहर हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण की अनुमति दे दी है। यह कॉरिडोर करीब 5.5 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसमें मंदिर के आसपास अतिक्रमण को हटाना और कॉरिडोर के लिए जमीन खरीद की बात भी शामिल है। बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। हाल ही में लाइबेरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जोसेफ बोकाई ने जीत दर्ज की है। लाइबेरिया पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी सीमा उत्तर पश्चिम में सिएरा लियोन, उत्तर में गिनी और पूर्व में आइवरी से मिलती है। इसके साथ ही इसकी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम सीमा अटलांटिक महासागर से भी मिलती है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय तरंगे प्रयोग AWE किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? इसरो, नासा, जाक्सा या फिर ESA? अगला प्रश्न है, टेंटलम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेंटलम एक दुर्लभ धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 73 है। यह सबसे अधिक जंग प्रतिरोधी धातुओं में से एक है। प्योर टेंटलम लचीला होता है। टेंटलम का गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत है? केवल 1, 2, 3, सभी 4 या फिर कोई भी कथन गलत नहीं है। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल पूछा गया था, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक GTCI में भारत की रैंकिंग क्या है? 103, 104, 105 या फिर 106? सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पूछा गया था, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ पाई जाती है? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच, निचले मेंटल और ऊपरी मेंटल के बीच या फिर निचले मेंटल और ऊपरी कोर के बीच? सही जवाब है ऑप्शन बी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, वहाँ इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ख्याल रखिए, नमस्कार।